किन स्वास्थ्य सुविधाओं की आप बात करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्वास्थ्य लाभ के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लाभ के लिए दिल्ली जाना पड़ा। आज मैं बहुत से ऐसे व्यक्तियों की सूची आपको दे सकता हूं जिनको सेकंड डोज वैक्सीनेशन नहीं लगी। हम इतने भी सक्षम नहीं हो सके कि अपना रूट स्टॉक जो है यहां पर बना सके, तैयार कर सके, कि प्री नर्सरी और आंगनवाड़ी का एज ग्रुप सेम है। तो ये क्या फैसला है? आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं, आज उनके लिए नीति बननी चाहिए थी। आज अंबुजा उद्योग में और अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग में जो है स्थानीय लोगों को जो है रोजगार नहीं मिल रहा है। जिनकी जमीनें गई उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है। माध्यम से एक बहुत सुंदर खूबसूरत बिल्डिंग दाड़ला घाट में जो नेशनल हाईवे के साथ बनकर 3.5 वर्ष से तैयार पड़ी है। क्या वजह है कि आज वो उसका जो वो फंक्शनल नहीं हो सका? मेरा भी पहला बजट सेशन है और मुझे बहुत अपेक्षाएं थी, क्योंकि चुनावी वर्ष में इस अभिभाषण में बहुत सी वो बातें उनका उल्लेख नहीं है जो 2017 में आपके द्वारा घोषणा पत्र में जो बातें रखी गई थी। 2021-22 के बजट में जो बहुत सी बातें शामिल की गई थी उनका भी उल्लेख नहीं है। अभिभाषण की शुरुआत प्रथम पृष्ठ पर कोरोना महामारी को लेकर किया गया। यह सही है कि कोरोना महामारी एक ऐसा अभिशाप बनकर हमारे समाज में आई जिसने ना सिर्फ प्रदेश को, पूरे विश्व को हिला दिया, पूरे विश्व की आर्थिकी को हिला दिया। बहुत से लोगों ने जो अपनी जान गंवाई। आज जब हम इस अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं, अभिभाषण का मतलब होता है 4 वर्ष की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, तो कोरोना महामारी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोरोना महामारी में मुझसे पूर्व जो सत्ता पक्ष के वक्ताओं ने बहुत सी बातें की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। आज इस अभिभाषण में ये आंकड़े भी प्रस्तुत होने चाहिए थे, उनका भी उल्लेख होना चाहिए था। कितनी मौतें कोरोना महामारी के कारण हिमाचल प्रदेश में भिन्न भिन्न अस्पतालों में हुई, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हुई। मैं ये बात कहना चाहूंगा महोदय, सभी मौतें जिनको हम कोरोना से जोड़कर देख रहे हैं वो कोरोना महामारी से, कोरोना बीमारी से नहीं हुई है। मैं आज इस सदन में मांग करता हूं कि डेथ ऑडिट किया जाए। वास्तविक स्थिति का तब पता चलेगा कि कोरोना महामारी से कितनी जो है यहां पर जान गंवाई है लोगों ने। यह बहुत जरूरी है। हम आंकड़ों की लीपापोती कर कर अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। महोदय, स्वास्थ्य सुविधाएं देना यह हमारा दायित्व है, सरकार का दायित्व है। पहले क्या परिस्थितियां रही निवर्तमान सरकारों में, उसके अनुसार उनकी भी योजना बनी होगी। ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से कोरोना महामारी का प्रकोप आएगा और हमें इसका सामना करना पड़ेगा। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें एकजुट होकर उनका फैसला, उनका जो है सामना करना पड़ता है। आज ऐसी परिस्थितियां हैं, इसलिए हमें अपने विकास कार्यों का उल्लेख इस अभिभाषण में ज्यादा करना चाहिए था। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात मैं करना चाहूंगा। किन स्वास्थ्य सुविधाओं की आप बात करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्वास्थ्य लाभ के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लाभ के लिए दिल्ली जाना पड़ा। क्या हमें इससे एक संदेश नहीं मिलता है? मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मशाला के सत्र में भी मैंने यह आवाज उठाई थी। निवर्तमान मुख्यमंत्री और पिछले जो हमारे एमएलए स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी द्वारा जो अर्की विधानसभा क्षेत्र को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की सौगात दी गई थी और 2.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसके माध्यम से एक बहुत सुंदर खूबसूरत बिल्डिंग दाड़ला घाट में जो नेशनल हाईवे के साथ बनकर
3.5 वर्ष से तैयार पड़ी है। क्या वजह है कि आज वो उसका जो वो फंक्शनल नहीं हो सका? इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। क्या वजह है कि आज 50% से अधिक, आप इन आंकड़ों, ये मैं ऑफिशियल आंकड़े दे रहा हूं, 50% से अधिक हमारे हेल्थ सेंटर्स में हेल्थ वर्कर्स नहीं है। आप किस वैक्सीनेशन की बात करते हैं? आप वैक्सीनेशन का टारगेट, आपने बोला हिमाचल जो है वैक्सीनेशन के लिहाज से अगर बात करें तो हिंदुस्तान में जो है प्रथम नंबर पे है। उसका क्या पैमाना था, मैं ये भी जानना चाहता हूं। आज मैं बहुत से ऐसे व्यक्तियों की सूची आपको दे सकता हूं जिनको सेकंड डोज वैक्सीनेशन नहीं लगी। हम क्यों अपने आप से झूठ बोल रहे हैं? हम कहां न्याय कर रहे हैं जिन लोगों ने हमको चुनकर भेजा है? हमें आज यहां पर सच्चाई को स्वीकारना है और अपनी कमियों को स्वीकारते हुए उनको दूर करने का प्रयास हमें करना है सामूहिक रूप से। माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़कों की बात कर आपने कही, अभिभाषण में उल्लेख है, इतनी लंबी सड़कें बनी, लेकिन यह कहीं भी उल्लेख नहीं उन सड़कों की आज वर्तमान स्थिति क्या है। कितनी सड़कें जो है आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में आज भी बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं। दाड़ला घाट से लेकर भराड़ी घाट के बीच में आप जाइए, आप भी वहां से आते हैं, बड़े बड़े गड्ढे पड़े। आज राम शहर से जो मटूली, छाछी, दिगल और कुनिहार होते हुए शिमला जो रोड आता है, उसकी दयनीय स्थिति है। आप आंकड़े मंगाइए, पिछले 4 वर्ष में कितना पैसा जो है पैच वर्क पर लगा है? कोई पैच वर्क नहीं हुआ है। आज भराड़ी घाट से शाला घाट का रोड का हालत देख लीजिए। आज यदि मैं सड़कों का नाम लेने लगूं तो मेरा समय तो उसी में बीत जाएगा, लेकिन मैं अन्य मुद्दों पे भी चर्चा करना चाहता हूं। अरुण जी, सुनने का मादा रखिए, आपकी बारी आएगी, आपको भी हम सुनेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको फिर से, आपको नवंबर में फिर से लोगों के बीच में जाना है अपने अगले चुनाव के लिए। इसलिए सुनिए, आज बागवानी का उल्लेख है। बागवानी के विषय पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने इसमें ये लिखा है, उल्लेख किया गया है कि 9,09,000 कुछ प्लांट्स जो है, जो क्लोनल जो रूट स्टॉक है, और उनको वो जो है हमने आयात किया है। ये क्या उपलब्धि है? कितने वर्षों से हमारे यहां पर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो है यहां पर स्थापित हुई है, कितने साइंटिस्ट जो है, कितना खर्चा कर रही है सरकार उन पर। क्या इतने वर्षों में हम इतने भी सक्षम नहीं हो सके कि अपना रूट स्टॉक जो है यहां पर बना सके, तैयार कर सके? ये इस बारे में हमें सोचना है। ये कोई उपलब्धि नहीं है। हमने कोई इंपोर्ट बनाया क्या, हम किस तरह से उसको बनाएंगे, इस बारे में चर्चा करनी है, इस बारे में सोचना होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं, आज हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एप्पल जो का भविष्य जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। आज हमें ऑल्टरनेट क्रॉप्स कौन सी यहां पर जो है कमर्शियली वायबल हैं, उनके बारे में आज हमें सोचना है, लेकिन इस बारे में कोई चर्चा नहीं, इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। स्किल्ड कोर्सेज जो कुछ यूनिवर्सिटीज में शुरू किए गए, जो कौशल विकास भत्ता को लेकर, या जो स्टार्टअप जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जो युवा, जो बेरोजगार शिक्षित युवा हैं, उनके लिए एक स्कीम चलाई गई स्टार्टअप की। नौनी यूनिवर्सिटी में भी कुछ डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो चलाए जा रहे हैं। उनमें से एक डिप्लोमा कोर्स है जो फ्रूट प्रोसेसिंग और बेकरी प्रोडक्ट्स का है। पिछले साल 1 साल का डिप्लोमा है मान्यवर। पिछले साल जो बैच कंप्लीट किया, जिन्होंने अपनी पढ़ाई डिप्लोमा कंप्लीट किया सितंबर अक्टूबर में, उसका रिजल्ट जो है पिछले कल दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्रदेश सरकार ने भी कुछ योजनाएं चलाई हैं स्टार्टअप शुरू करने के लिए, लेकिन उसकी योग्यता थी वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट। बहुत से ऐसे जो उस योजना का लाभ लेना चाहते थे, वहां पर जो डिप्लोमा उनका जो उनको रिजल्ट नहीं मिला 6 महीने में, उसकी वजह से वो वंचित हो गए उस चीज से। कहां है हमारी व्यवस्था? हमें इन व्यवस्था को सुधारना है, हमें इस बात को स्वीकारना है। आज जिस तरह से मैं
माननीय महेंद्र सिंह जी को मुताबिक मैं कहना चाहूंगा कि आईपीएच की स्कीम्स हैं जो जिसके माध्यम से जो हर घर को जो नल दिया जा रहा है। बाकी प्रदेश का मुझे नहीं पता, मगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में ठाकुर साहब पुराने जो कनेक्शन है उनकी सिर्फ पाइपें बदली जा रही हैं और वो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से उसके आंकड़े दे दूंगा। आज हमारी बहुत सी जो स्कीमें हैं, उक्खू पंजल योजना है, सिंचाई की योजना कितने वर्षों से लंबित पड़ी है, आज उसका जो लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। आज नेर पवाब और जो हमारी कुनकुन जो गांव है उनके लिए योजना लंबित पड़ी है। हम युवाओं को रोजगार देने में तो नाकाम रहे, लेकिन हम उनका खेती का अधिकार भी ना छीने। यदि हम सिंचाई योजनाएं उनको नहीं दे पाते तो वो हम उनका खेती का अधिकार भी छीन रहे हैं। हमें इस बारे में भी सोचना है। आज आईटीआई के बारे में, आईटीआई की आधारिक संरचना का उन्नयन करने की बात हुई है। अर्की विधानसभा क्षेत्र में मान्यवर बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहां पर आईटीआई सरकारी क्षेत्र, बलौन परगना है, धुंधन क्षेत्र है, बलेरा और दिग्गल क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में कोई आईटीआई नहीं है। ये आपको ये फीडबैक लेना चाहिए था। मैं नहीं समझता कि ये फीडबैक आप तक क्यों नहीं पहुंचा। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा की बात करी। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा की बात हम कैसे कर सकते हैं कि आज बद्दी क्षेत्र में देखिए 6 महीने में तीसरा रेप केस हो गया। और टारगेट कौन है? टारगेट वो बच्चियां हैं जो ट्यूशन जा रही हैं या स्कूल जा रही हैं। हमें उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना है। आज माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र का सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है विचारों की, जो स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति। लेकिन आज अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है। आज हजारों जो एम्प्लॉइज, कर्मचारी जो अपने हक हकूक के लिए जो बाहर सड़कों पर आंदोलनरत हैं, उसके जिम्मेवार कौन है? हम लोग हैं। आज हमें उनकी आवाज सुननी चाहिए। यह सही है कि सभी मांगे पूरी नहीं हो सकती हैं, लेकिन यह तानाशाही रवैया कि इन कर्मचारियों ने पहले आपकी सरकार की ऐसी तैसी करी और आज हमारी ऐसी तैसी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो है शोभा नहीं देता है। वी हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ हाउस, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे वो एक विधायक हो। आज भाई बलबीर जी यहां पर नहीं है, इन्होंने कल कुछ बातें करी। मैं उस अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जिनके अपने घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। मैं ये कहना चाहता हूं। आज किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? एक तरफ पूरा प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रहा था और वहां पर आप ही की सरकार के एक मंत्री के ऊपर या एक नेता के ऊपर जो आरोप लगे भ्रष्टाचार के, किसके प्रति जवाब दें? इन बातों को भी हमें सोचना है। पठानिया जी ने तो इस बात को भी स्वीकारा है कि पहले जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उसी समय के अनुसार ठीक थी। इसमें आपातकाल का भी जिक्र हुआ है इस अभिभाषण में। मैं इस पर भी कहना चाहूंगा, 1975 से 1977 के बीच आपातकाल का जिक्र किया है, लेकिन उस आपातकाल का क्या होगा? अनडिक्लेयर्ड डेमोक्रेसी, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ वो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी। जो आज ये कर्मचारियों के लिए जो एक नोटिफिकेशन हुआ जिसका हमारे सीएलपी लीडर माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने उल्लेख किया, वो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। इस बारे में भी हमें सोचना। हम लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है। कब वो नेता को फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर बिठा दे कोई नहीं जानता।
इसलिए हमें अहंकार नहीं करना है, इस बात का गुमान नहीं करना है कि आज हम यहां पर इस सदन में, हिमाचल विधानसभा के सदन में, हमें आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर्स का उल्लेख होना चाहिए था, जिन्होंने कोरोना काल में इतना महत्वपूर्ण जो है योगदान रहा है। आज आंगनवाड़ी वर्कर जो है 18,000 आंगनवाड़ी वर्कर जो है बाहर आंदोलनरत है, लेकिन किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। आपने एनटीटी की पॉलिसी बनाई प्री प्राइमरी में, आपने यह नहीं देखा कि आंगनवाड़ी क्या है, किस एज ग्रुप के बच्चे उसमें जाते हैं। वही एज ग्रुप के बच्चे जो है वो प्री नर्सरी में जाएंगे। आपको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए था कि प्री नर्सरी और आंगनवाड़ी का एज ग्रुप सेम है, तो ये क्या फैसला है, आपको इस बारे में भी सोचना था। आज कर्मचारियों के हितों की अनदेखी हो रही है। ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, ट्रांसपोर्टर्स एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन मैं इसलिए इस बात पे कहना चाहूंगा कि क्योंकि 2 सीमेंट उद्योग मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्थापित है और उसमें लगभग 10,000 ट्रांसपोर्टर जो हैं वो कार्यरत हैं। और ज्यादातर ट्रांसपोर्टर्स कौन है? वो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो शिक्षित युवा हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिली है। और कोरोना महामारी काल में वो भी, उनका भी जो कार्य प्रभावित हुआ, उनको काम नहीं मिला, लेकिन जो फिक्स्ड जो उनके एक्सपेंसेस थे उनको वो देने पड़े। मगर सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा। बस जिस तरह से बस ऑपरेटर्स के टैक्स माफ किए गए, माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये मांग करता हूं कि जो 2 वर्ष का जो उनका गुड टैक्स जो है वो सरकार माफ करे, इस बात की भी मैं मांग करता हूं। आज कर्मचारी ओल्ड पेंशन की बात है, ओल्ड पेंशन जो लागू करने का मैं समर्थन करता हूं। हमारी सरकार जो बनने जा रही है आने वाले समय में, वो उसमें क्या हमारा रोड मैप होगा और क्या हमारा निर्णय होगा, उसका उल्लेख जो है माननीय सीएलपी लीडर माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने कर दिया है कि सीएलपी जो ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है हमारी सरकार द्वारा जो है लागू की जाएगी। इस बात का मैं कहना चाहता हूं। आज माननीय परमजीत जी आप खुद ट्रांसपोर्टर हैं, आपको ट्रांसपोर्टर्स की जो मांग मैंने रखी उसकी बात आपको उसका समर्थन करना चाहिए था आज। और दूसरी बात, कर्मचारियों को आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं, आज उनके लिए नीति बननी चाहिए थी, उसका कोई उल्लेख नहीं है इसमें। माननीय सदस्य बाइंड अप कर दे। करुणामूलक आधार पे माननीय महोदय, मैं बस इसमें बात खत्म करूंगा कि आज एक इन्वेस्टर मीट की बात करी थी मैं 2000, इसमें उल्लेख है 2019 में जो इन्वेस्टर मीट हुआ था, मैं उस पर यह पूछना चाहूंगा कि यह तो उल्लेख हुआ कि 2019 में इन्वेस्टर मीट हुई, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है कि उस इन्वेस्टर्स मीट में कितने इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया और कितने स्थानीय लोगों को जो है नौकरी मिली। यह इसका उल्लेख होना चाहिए था। और जिस तरह से उस आपके घोषणा पत्र में 80% जो हमारे जो उद्योग हैं उसमें 80% लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, आज वास्तविकता यह है कि जो लोग हमारे यहां पर लगे भी हैं उनको भी हटाया जा रहा है। आज अंबुजा उद्योग में और अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग में जो है स्थानीय लोगों को जो है रोजगार नहीं मिल रहा है, जिनकी जमीनें गई उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं यही कहना चाहता था, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जय हिंद। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।